Hi, hi. How are you? Good. Good. Massage. No, thanks. I'm just roaming around. See you later. Oh, thank you, thank you. कितनी क्यूट से हैं यार इन लोगों की कैप, जो वियतनामीज कैप होती है उसमें देखिए वियतनाम लिखा भी हुआ है. So what's your name? My name is Tuyen. Tuyan. Yes. And My you? name is Q. Q. Yeah. Nice to meet you. Yeah, my name is Q. And I am reception. मसाज का भी कल्चर यहाँ पे काफ़ी है यार. वेलकम टू वियतनाम, 16th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये है डिसिप्लिन. तो कुछ इस तरह की है वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी. ब्रेकफास्ट किया वो था 1,40,000 वियतनामीज डोंग का. सॉरी 500 ओके हाँ. 5 लाख. ये जो जूता मैंने अभी आपको दिखाया 1100-1200 रुपए के आसपास का. ये भीड़ अच्छी खासी है, आप देख रहे हो. बिना ट्रैफिक पुलिस के भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के. आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. मैं वंश और अभी मैं हूँ दुनिया के एक ऐसे देश में गाइस जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 101 मिलियन के आसपास है. और इसके बावजूद इस देश की पॉपुलेशन का अराउंड 85% जो आबादी है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती है. हाँ गाइस, वेलकम टू वियतनाम. ऑफिशियली एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि पूरे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और इन टर्म्स ऑफ लैंड साइज के हिसाब से. पहली बार मेरा है ये वियतनाम कंट्री. इससे पहले जो साउथ एशियन कंट्री में मैंने थाईलैंड आपको दिखाया, म्यांमार दिखाया, ब्रुनोई कंट्री दिखाया और मलेशिया भी मैंने ट्रैवल किया है. बट मैं वियतनाम इसके पहले कभी नहीं आया हुआ था. तो वियतनाम आने के पीछे का रीज़न जो है वो आने वाली 2 नेक्स्ट जो ट्रैवल सीरीज़ होने वाली है, 2 स्पेशल कंट्री में करने वाला हूँ, उसके लिए एक्चुअली मैं वियतनाम आया हुआ था. बट मैंने सोचा कि चल के वियतनाम भी 1 हफ्ते के आसपास मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ और 1 से 2 शहर जो भी एक्सप्लोर करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा. तो अभी सुबह के अराउंड 10 बज चुके हैं और वियतनाम और इंडिया कंट्री का जो टाइम डिफरेंस है वो 1.5 घंटे के आसपास का है. और ये रहा अपना होटल, सामने फू थान होटल ऐसा घर के लिखा हुआ है. काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है. 3 दिन के लिए रुका हुआ हूँ और अभी मैं हूँ दानांग सिटी, जो कि पूरे वियतनाम कंट्री का 4th लार्जेस्ट सिटी बोला जाता है. सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम रीजन का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है. यानी अभी हम लोग हैं सेंट्रल वियतनाम में. तो आज पहला दिन और निकल के इस वियतनाम कंट्री का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, इस शहर का जो पहला इंप्रेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ. फिलहाल यार अभी टेम्परेचर अराउंड 24 डिग्री के आसपास दिखा रहा है और अच्छी खासी भाई रात भर यहाँ पे बारिश हुई है. इस वजह से पूरा बादल वगैरह अगर आप देखोगे क्लाउडी होके रखा हुआ है. तो यार होटल से बाहर निकलते ही कुछ ऐसी है लोकेलिटी और नेबरहुड जहाँ पे ये खाने पीने की चीज़ें, ये चाय कॉफ़ी, इन सब का शॉप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा. तो भाई बारिश वापस से होने लगी, मुझे चल के कहीं पे शेड लेना होगा, कुछ ऐसा लग रहा है. तो इस वाले हिस्से में काफ़ी ढेर सारे होटल, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहला जो इम्प्रेशन मुझे नज़र आया वो है बाइक यानी 2 व्हीलर की फ्रिक्वेंसी. तो पूरे वियतनाम कंट्री में आपको जो बाइक है 2 व्हीलर, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हुए नज़र आएंगे. तो ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा. बाकी और भी सारी गाड़ियाँ हैं इस तरह की, ये जो वैन है काफ़ी यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा. बाकी खाने पीने किस तरह से कैफ़े, रेस्टोरेंट छोटे छोटे, ये भी यहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे. बाकी मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली कल आया हुआ था यार और आते इतना टायर्ड था, इस वजह से मेरी 2 फ्लाइट थी. तो फ्लाइट मेरी वियतनाम की जो बजट एयरलाइंस है वियतजेट करके, वो मैंने यूज़ की थी. अराउंड 13, साढ़े 13, 14 हज़ार के आसपास मेरा पूरा फेयर पड़ा हुआ था फ़्लाइट का, लगेज के साथ. क्योंकि वियतनाम की जो भी बजट एयरलाइंस हैं वो लगेज नहीं देती हैं. तो दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे मैं उतरा हूँ, वहाँ से फिर फाइनली अपने होटल पे कैब वगैरह करके मैं यहाँ पे आ गया था. तो फ़िलहाल अभी मुझे ये एक कॉफ़ी की शॉप दिखी जहाँ पे ये लोकल लोग देखिए इस तरह से बैठ के सारे लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं. तो भाई वियतनाम में कॉफ़ी का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है. उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ. पूरी दुनिया में वियतनाम 2nd नंबर पे रैंक करता है कॉफ़ी एक्सपोर्ट के मामले में. आई थिंक पहले नंबर पे है ब्राज़ील. उनका जो मेनू है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. तो कॉफ़ी के भी काफ़ी अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ब्लेंड चाहिए अगर आपको, योगर्ट के साथ चाहिए, टी के फॉर्म में चाहिए, जूस के फॉर्म में चाहिए. और वैसे वियतनाम की जो एग कॉफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो आपको देखने को मिलेगा. बट इसके अलावा भी कई अलग अलग तरह की वैराइटीज़ में आपको कॉफ़ी देखने को मिल जाएंगी. प्राइस वाइज भी अगर आप देखोगे 18,000 वियतनामीज डोंग से स्टार्टिंग है, फिर 25,000, 30,000, 35,000, 45,000 के आसपास की ये सारे मेनू इनके हैं. और ये दोनों भाई लोग हैं यहाँ पे जो कॉफ़ी दे रहे हैं सुबह सुबह. थैंक्स. मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया हुआ था और आया कुछ और है. तो कई बार ऐसी भी गड़बड़ी हो जाती है यार जब भी आप ऑर्डर करो.
तो खैर ये इसलिए भी हुआ क्योंकि शायद उन्हें समझ में नहीं आया हो, मैंने उनको कॉफ़ी विथ मिल्क बोला, बट उन्होंने शायद मुझे ब्लैक कॉफ़ी दिया हुआ है। वियतनाम कंट्री का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है वियतनामीज़। तो अगर आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना है तो आपको वियतनामीज़ थोड़ा बहुत या तो आना चाहिए। वैसे इंग्लिश लोग समझ पाते हैं, बट बहुत ही रेयर केस में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एकदम। तो कुछ इस तरह की है वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी, जिसको वियतनामीज़ डोंग करके बोलते हैं। तो ये सारी आपको रंग बिरंगी नोटें दिख रही होंगी भाई। तो ये है 50,000 वियतनामीज़ डोंग, जो कि इस तरह से पेपर काफ़ी थिन है, पतला पतला है, प्लास्टिक वाला जो नोट होता है ना कुछ वैसा नज़र आ रहा है। बाकी ये है 20,000 की, और ये है अराउंड 10,000 की, और ये है 1,000 की। तो मैंने 1 लाख रुपए इन्हें दिया और ये मुझे इन्होंने इतना वापस किया। तो वियतनाम की जो करेंसी है, एक इंडियन रुपीज़ में 290 वियतनामीज़ डोंग हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी जो करेंसी है इंडिया की, वियतनाम कंट्री के अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यार ये था इंदोस रेस्टोरेंट, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे मैंने भाई ब्रेकफास्ट फाइनली कर लिया। एक आलू का पराठा और एक चाय, ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था। बिल जो आया यहाँ पे अपना वो अराउंड 1,38,000 वियतनामीज़ डोंग। और यहाँ पे मैंने पेमेंट जो किया वो कार्ड से किया हुआ है, और भाई लोगों ने अराउंड 8% का बिल पे वैट लगाया हुआ है। इंडियन खाना वियतनाम कंट्री में भी अभी 2 रेस्टोरेंट मैंने ट्राई किया, दोनों जगह पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लोकल खाने की बात करें। कि हम इंडियंस के लिए जो वियतनाम कंट्री का वीज़ा है वो ई वीज़ा है, और 3 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सिंगल एंट्री $25, मल्टीपल एंट्री $50 के आसपास आपको पड़ेगा। और 2 इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो। पहला कि जितने दिन के लिए आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करते हो सिर्फ उतने दिन के लिए ही आपको मिलता है। और सेकेंड, आपको एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट मेंशन करना होगा, और उसी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट से आप इन एंड आउट हो सकते हो, वरना ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा हूँ, ई वीज़ा अपने पास था, तो कुछ भी सवाल जवाब नहीं हुआ, स्टैम्प किया उन्होंने, और जितने दिन तक मेरा वीज़ा वैलिड है ई वीज़ा, उतने दिन की मुझे स्टैंपिंग मिली हुई है। तो ब्रेकफास्ट हो गया, अब निकलते हैं यार यहाँ से। जो मेन मार्केट है यहाँ का वो चल के एक्सप्लोर करते हैं। बाकी बाहर निकलने पे कुछ इस तरह से दानांग सिटी का जो पहला इम्प्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस वाले एरिया में क्योंकि पूरा सामने ये बीच है, तो बीच की वजह से कई ढेर सारे यहाँ पे आपको होटल देखने को मिल जाएंगे, जैसे अपार्टमेंट है, होटल्स हैं, ये सारा इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पे जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो तो मुझे नज़र आ ही नहीं रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे 2 व्हीलर यानी बाइक और टैक्सी, यही 2 फॉर्म मुझे देखने को मिले। क्योंकि पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे पब्लिक बसेस होती हैं बाकी के कंट्रीज़ में, वो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है। आई थिंक मैक्सिमम लोग यहाँ पे सारे लोग 2 व्हीलर बाइक टैक्सी को ही यूज़ करते हैं, और उसके बाद जिनको कार वगैरह यूज़ करना है वो कार यूज़ कर लेते हैं। लोकल जगह पे कुछ लोगों ने बोला कि शायद कुछ बसेस चलती होंगी, फ़िलहाल वो भी मुझे अभी तक कहीं पे भी नज़र नहीं आया हुआ, और ना ही कोई प्रॉपर जैसे बस स्टैंड होता है वो भी मुझे अभी पूरे शहर में कहीं देखने को नहीं मिला। भाई रोड वगैरह प्रॉपर चौड़ी हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है तो ऑलमोस्ट कुछ वैसा माहौल। फ़िलहाल अभी सब कुछ खाली खाली सा नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट हर जगह आपको साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, यानी शहर बहुत ही नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज भी देखने को मिला। इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह भी हर जगह प्रॉपर देखने को आपको मिल जाएगी। बाकी गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर हैं वो भी आपको अलग अलग तरह की जो भी ब्रांड हैं सारी, हुंडई, टोयोटा, किया, इस तरह की सारी गाड़ियाँ मुझे फ़िलहाल यहाँ पे देखने को मिली। ये वाली गाड़ियाँ काफ़ी मुझे देखने को मिली, स्पेशली ये लोकल सिटी, इनर सिटी के लिए यूज़ होती हैं। ये रहा वियतनाम कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि है वियतनामीज़। लैटिन अल्फ़ाबेट इनके स्क्रिप्ट में देखने को मिलेगा, और इसमें चाइना और फ्रेंच दोनों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न क्योंकि इन दोनों कंट्री ने यहाँ पे रूल किया हुआ है। बाकी ये देखिए, अगर आपको पैसे वगैरह निकालने हैं तो ऑटो बैंक करके ये एक ATM है, BIDV करके लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पैसे वगैरह विड्रॉ कर सकते हो।
कुछ इनके बैंक्स हैं जहाँ पे विड्रॉ फीस जो है ट्रांजैक्शन वो नहीं है, कुछ जगह में कुछ ज़्यादा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने एयरपोर्ट पे यार ना ही सिम कार्ड लिया हुआ है ना ही करेंसी, तो करेंसी मैंने एक्सचेंज कैसे कराई ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आपको अगर एयरपोर्ट पे ही सिम कार्ड लेना है तो ये कई ढेर सारे टूरिस्ट सिम कार्ड के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप सिम कार्ड वगैरह ले सकते हो। और प्लान अराउंड $10 के आसपास मुझे एयरपोर्ट पे दिखा रहा था। फ़िलहाल अभी लोकल मार्केट में चल के कहीं पे मुझे अगर सिम कार्ड दिखता है तो मैं आपको प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मैंने सिम कार्ड नहीं लिया हुआ है, रीज़न क्योंकि यार मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए रुकने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन तरीके से ही सारा कुछ यूज़ कर लूँगा। खूबसूरत सा रिजॉर्ट है, बहुत ही प्यारा, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये जो दानांग शहर है ये पूरे वियतनाम कंट्री का, जैसे मैंने आपको बताया कि 4th लार्जेस्ट सिटी है, तो इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। यानी वन ऑफ द फ्रेंडली सिटी बोली जाती है स्पेशली पूरे वियतनाम कंट्री के अंदर। तो टूरिज़्म भी है काफ़ी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। पूरे दानांग शहर को होम ऑफ एक्सपैट्स बोलते हैं, यानी एक्सपैट सिटी बोला जाता है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना यार वियतनाम में, वो काफ़ी सस्ता है, स्पेशली यूरोपियन लोगों के लिए। इन टर्म्स ऑफ डॉलर और यूरो टू वियतनामीज डोंग का जो कन्वर्ज़न है वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ढेर सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे टूरिज़्म के हिसाब से भी, और काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग टाइम से भी अपार्टमेंट्स वगैरह को रेंट करके लोग रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो ये कोई राउंड अबाउट है, यहाँ पे भी आप देखिए बिल्डिंग्स वगैरह कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। बाकी मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ये दोनों अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। कुछ इस तरह से ये मूवमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन के, तो मैक्सिमम आप देखोगे जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना यहाँ पे यार वियतनाम में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। बाइक वगैरह जितनी हैं 80 से 90% आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगी, और सिमिलर यहाँ पे 4 व्हीलर भी आपको काफ़ी इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे अराउंड 101 मिलियन की पॉपुलेशन है, बट उसके बावजूद 85-86% के आसपास लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। बट पूरे कंट्री में अराउंड 17 रिलीजन जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं, उनमें बुद्धिज़्म सबसे मेजॉरिटी में है। अराउंड 14 मिलियन के आसपास पूरे कंट्री में बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी में है। सेकेंड रिलीजन जो यहाँ पे मेजॉरिटी में है वो है कैथोलिज्म। अराउंड 7 मिलियन के आसपास के लोग यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं। बाकी इस्लाम और हिंदुज़म यहाँ पे माइनॉरिटी में है। अराउंड 1 लाख के आसपास इस्लाम कम्युनिटी के लोग, और इतने ही ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार के आसपास आपको हिंदू वियतनाम कंट्री के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल 54 एथनिक ग्रुप्स पूरे वियतनाम कंट्री के अंदर मौजूद हैं, जो कि पूरे 101 मिलियन की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थोड़ा सा है। इनमें भी जो मेजॉरिटी एथनिसिटी है, विन करके जिन्हें बोला जाता है, जो कि लो लैंड एरिया ऑफ वियतनाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो रहते हैं यहाँ पे। पूरे वियतनाम में मैंने एक चीज़ और नोटिस की भाई, काफ़ी ढेर सारे आपको पार्लर, मसाज और स्किन केयर से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारे आपको पार्लर देखने को मिलेंगे। तो ये लोग भी अपने फेस को और ब्यूटी को निखारने के लिए काफ़ी चीज़ें, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं। स्पेशली कोरियन प्रोडक्ट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपको पूरे वियतनाम में देखने को मिलेगा। बाकी वियतनाम का जो ड्राइविंग साइड है वो है राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ना स्टेट नहीं होता है, यहाँ पे प्रोविंस का कल्चर है, जैसे बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मैंने शायद आपको बताया भी होगा। तो वियतनाम में अराउंड 34 प्रोविंस प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं, जो कि पहले 63 के आसपास हुआ करते थे। बाद में वियतनाम ने इसको रिड्यूस करके 34 के आसपास कर दिया हुआ है। ये सामने आपको दिख रहा होगा हाईलैंड कॉफ़ी, ये चेन आउटलेट है। पूरे वियतनाम में इसके कई हज़ार आउटलेट्स आपको कॉफ़ी के देखने को मिल जाएंगे। तो यार बारिश बार बार हो रही, तो वापस से मुझे अंदर आना पड़ रहा है, और आज लग रहा है कि कैसे मैं पूरे इस वीडियो को शूट करूँगा। तो अभी वापस से मैं एक कैफ़े में आके बैठा हुआ हूँ, और कुछ इस तरह से इसका मेनू है। तो यहाँ पे मैंने भाई एक मैंगो स्मूथी 35,000 वियतनामीज डोंग के आसपास का है, उसको ऑर्डर कर दिया हुआ है। तो लेट्स सी। थैंक यू। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे इंटीरियर, हर जगह यहाँ पे कॉफ़ी का कल्चर और इस तरह से कैफ़े का कल्चर काफ़ी ज़्यादा आपको पूरे जगह वियतनाम में देखने को मिलेगा। तो यार ये था कैफ़े जहाँ पे बैठ के मैंने मैंगो स्मूथी ट्राई किया, और सुबह से जब मैं निकला हूँ तब से लेके अभी तक
वियतनाम कितना सस्ता और महंगा है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने कॉफ़ी यहाँ पे पी थी मॉर्निंग में वो थी अराउंड 18,000 वियतनामीज डोंग की। फिर मैंने जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया वो था अराउंड 1,40,000 वियतनामीज डोंग का। इस कैफ़े के अंदर जो मैंने मैंगो स्मूथी ट्राई किया वो था अराउंड 35,000 वियतनामीज डोंग का। और अभी जस्ट मैंने ये ग्रैब एप्लीकेशन से ये बाइक बुक की हुई है हाँ मार्केट के लिए, जो कि मुझे पड़ा हुआ है एक अराउंड 21,000 वियतनामीज डोंग का। तो ये सारी करेंसी भाई लोकल वियतनामीज करेंसी के हिसाब से मैंने आपको बताई। काफ़ी लोग वियतनाम कंट्री को वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया काउंट करते हैं। कुछ लोग महंगा बोलते हैं, तो एग्जैक्टली कितना सस्ता और महंगा है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी यहाँ से हम चलते हैं हाँ मार्केट, जो कि पूरे इस दानांग शहर का सबसे पॉपुलर मार्केट बोला जाता है। बाकी भाई अभी बारिश होने की वजह से पूरा जो बादल है क्लाउडी होकर रखा हुआ है। बाकी आपको हर जगह इस तरह से बाइक जो इनकी है टू व्हीलर्स हर जगह देखने को मिलेगी। और बारिश की वजह से हर किसी ने भाई पन्नी जो है ना उसको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो यार भाई कुछ ऐसा है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे दानांग शहर के अंदर। ये सारे जितने मकान आपको दिख रहे हैं ये सारे कॉमर्शियल प्लेसेस हैं। तो अभी ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो पूरे इस दानांग शहर का सिटी सेंटर एरिया बोला जाता है। पूरा प्रीमियम एरिया है, पॉश एरिया। सारी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, कॉमर्शियल प्लेसेस हैं, यानी ऑफिस वगैरह हो गए, रिटेल आउटलेट्स, वो सारा इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सड़क वगैरह जो चौड़ाई है बहुत ही ब्रॉड है, साफ़ सुथरा कितना है ये आप खुद वीडियो में देख ही सकते हो यार। एक अलग ही लेवल की फीलिंग यहाँ पे आ रही है। ऑलमोस्ट लगेगा कि हाँ आप वाकई किसी एक फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो ये सब देखने के बाद। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग है, पेडेस्ट्रियन क्रॉस वॉक, जिसको प्रॉपर लोग देखिए रूट को फॉलो कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी पास हो रहा है। ये सब चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज, एक जैसे बड़ा शहर होता है ना ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ वैसा ही ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। वेलकम टू हाँ मार्केट। अच्छा ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो ये थी यार अपनी राइड जो कि ये अंकल के साथ में आया और अराउंड 21,000 लोकल वियतनामीज डोंग करेंसी में ये लाके मुझे यहाँ पे ड्रॉप किए। तो अभी मैं जस्ट आके पहुँचा हूँ। वेलकम टू हाँ मार्केट देखिए लिखा हुआ है, जो कि पूरे इस दानांग शहर का सबसे मेन पॉपुलर मार्केट बोला जाता है। तो यहाँ पे दो मार्केट हैं इस तरह से, एक है कॉन मार्केट करके, एक है हाँ मार्केट करके।
तो सारे दानांग शहर के जितने भी लोकल लोग हैं और टूरिस्ट सारे के सारे लोग यहीं पे आके भाई शॉपिंग क्या करते हैं। तो अंदर चल के देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी बाहर वाले हिस्से में कुछ इस तरह से यहाँ पे भाई लोकेलिटी है, माहौल। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के, क्लोथ्स के हुए, एसी सीरीज़ के हुए, मोबाइल वगैरह के शॉप जैसे हो गए, वो सारा कुछ भाई इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरा इस तरह से क्रॉस वॉक बना हुआ है, वॉकिंग के लिए बना हुआ है, जहाँ पे आप वॉक करके आप जा सकते हो। भाई इस तरह के रंग बिरंगी टैक्सियाँ भी मुझे देखने को मिली। तो एक सामने देखिए वियतनाम कंट्री का वैसे जो पूरा कलर कॉम्बिनेशन है, आपको ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये इनकी इस तरह की ग्रीन टैक्सियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी जाके मुझे दिखी। और जितने भी ग्रैब एप्लीकेशन वाले हैं वो लोग भी आपको हेलमेट और बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आपको ग्रीन यूज़ करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस एरिया में थोड़ा सा आने के बाद टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और क्राउड भी यहाँ पे देखने को मिला। पूरे वियतनाम कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 101 मिलियन के आसपास है, जैसा मैंने आपको बताया। उस हिसाब से वियतनाम कंट्री पूरी दुनिया का 16th लार्जेस्ट कंट्री बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। और दुनिया में इस तरह से 14 ही ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन 101 मिलियन से ज़्यादा है। उनमें से एक खुद वियतनाम कंट्री आता है। बात करें अगर इसके लैंड साइज़ की, तो वियतनाम कंट्री का जो लैंड साइज़ है वो अराउंड आई थिंक 3,10,070 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का पूरा रेडियस है, जिसमें अराउंड 328 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। अराउंड 41 से 45% के आसपास की जो पूरे वियतनाम कंट्री की पॉपुलेशन है वो शहरों में लोग रहते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह से बिल्डिंग वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मकान वगैरह कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे इस तरह से ये कई ढेर सारे फ्लावर के शॉप्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी रंग बिरंगे हैं। आई थिंक ये सब एक दूसरे को डेकोरेशन के लिए और शायद एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए जो पूरे इस तरह से फ्लावर होते हैं ना, तो ये आपको काफ़ी यहाँ पे इस तरह से कई ढेर सारी फूलों की दुकान है यहाँ पे। अब भाई टूरिस्ट यहाँ पे कितने आते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादातर आपको इनमें से जापान और स्पेशली साउथ कोरिया के जो टूरिस्ट हैं और चाइना के, वो काफ़ी ज़्यादा वियतनाम में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से पूरे ग्रुप्स में मेनली आपको ट्रैवल करते हुए ये लोग देखने को मिलेंगे। वैसे सबसे बड़ा शहर जो है वो है हो ची मिन सिटी और कैपिटल है हनोई। दानांग चौथा सबसे लार्जेस्ट सिटी बोला जाता है, तो वो आपको लिटरली पॉपुलेशन यहाँ पे आने के बाद देखने को मिलेगा। तो सामने आपको शॉप दिख रही है ना, टैम टिन लोई ज्वेलरी एंड गोल्ड। तो यहाँ पे आपको भीड़ भी काफ़ी दिख रही होगी। तो मेनली वियतनाम में जो बाहर लोग करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, आपको गोल्ड की शॉप पे करेंसी कन्वर्ट कराते हुए काफ़ी लोग दिख जाएंगे। रीज़न क्योंकि यहाँ पर रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से काफ़ी रंग बिरंगी टोपियाँ वगैरह मिल रही हैं, लड़के लड़कियों सबके लिए। ज़्यादातर तो लड़कियों के लिए ही यहाँ पे शॉपिंग आपको करने को मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं मार्केट के। भाई मार्केट में तो अच्छा खासा रस है, भीड़ अच्छी खासी है, आप देख रहे हो। वाह, ये तो पूरा होलसेल मार्केट लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है चारों तरफ जिस तरह से यहाँ पे रश है। ये फाइल इस मार्केट के अंदर का ये निचला वाला सेक्शन है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे सबके लोकल स्टॉल्स हैं, यानी अलग अलग काउंटर्स हैं। प्रॉपर सबकी नंबरिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे 1 2 3 4 26 28 36 सबके एलोकेटेड जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। निचले वाले सेक्शन में ज़्यादातर खाने पीने के सामान और बाकी के जैसे इस तरह से चाय कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए। जैकेट वगैरह है, ये सब अलग अलग क्वालिटी का। भाई रस तो देखो आप यहाँ पे। तो इस वाले सेक्शन में पूरा लाइन से ही भाई जैकेट, टी शर्ट, शॉर्ट्स वगैरह हो गए, ट्राउज़र वगैरह हो गए, ये सारा मिल रहा है।
सामने वाले सेक्शन में पूरा लाइन से अगर आप देखोगे तो सिर्फ शूज़ मिल रहा है, और इधर इस वाले सेक्शन में भी कपड़े अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। Ghế được hợp mai nữa không? 우리 아빠는 M 샀어 참고로. इसकी काफ़ी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं यार, बहुत ही अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। आई थिंक ज़्यादातर तो लोग टी शर्ट्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह लोग यहाँ पे काफ़ी ले रहे हैं, अलग अलग प्रिंटेड है आई थिंक। अब ये देखिए, ये नाइकी लिखा हुआ है, इसमें ट्राउज़र है, अराउंड 1.5 लाख वियतनामीज डोंग के आसपास का है। बाकी ये शॉर्ट्स वगैरह हैं, ये देखिए हल्का अच्छा है, क्वालिटी तो अच्छी है, 1,20,000 डोंग के आसपास का है। बाकी इधर टी शर्ट्स वगैरह भी हैं यार, अराउंड 2,20,000 वियतनामीज डोंग के आसपास का है इसका प्राइस। कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है, सभी कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। ये भी 2,20,000 VND के आसपास का है। नेशनल जियोग्राफी का पूरा टैग लगा हुआ है, और इस तरह से कपड़े हैं इनके। बाकी इस तरह पूरा सिलाई टेलरिंग का काम हो रहा है सारा। ये सारे स्टॉल छोटे छोटे लगे हुए हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 100% ये सिल्क है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। एंड ये आई थिंक ये लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए, बट एक्सेल साइज़ है ये। हाँ, मैनी साइज़। एंड हाउ मच इज़ द प्राइस? 300, तो 3 लाख वियतनामीज डोंग के आसपास का है, यानी 3 त्रिका 9, ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपये के आसपास का ये वाला शर्ट बता रही है, दिस वन। अच्छा है, ये प्रिंटेड भी हैं, इसमें काफ़ी अलग अलग है, बट इसकी क्वालिटी तो भाई अलग अलग है। ये पैटर्न में है अलग अलग, ये आप देखो इसमें का, ये आई थिंक पार्टी वियर के लिए भी ये अच्छा होगा अगर आपको ट्राई करना है, बट इसमें सब प्रिंटिंग है। बट ये फिसलन है इसमें यार काफ़ी। अभी सिल्क तो इसमें लिखा हुआ है, प्रिंटिंग हियर, दिस प्रिंटेड हियर। You have size you là large, color này okay? No. Color you have size large. मेड इन वियतनाम भी लिखा हुआ है। आई थिंक ये सब लोकल यहीं का है, जो भी जितने भी कपड़े बन रहे हैं, सारा स्टिच वगैरह भी यहाँ पे आई थिंक होता है। तो भाई वो सिस्टर तो बोल रही थी कि लेके ही जाओ भाई, पीछे ही पड़ी हुई थी कि आप ले जाओ, आपने देखा क्यों? ऐसा बोल रही थी कि आपने देखा क्यों, मेरे शॉप को आपने रिकॉर्ड क्यों किया, दिखाया क्यों? तो ऐसा बोल रही थी। बट भाई टी शर्ट्स वगैरह भी एक से एक क्वालिटी के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे तो इन्होंने इस तरह का टैग लगाया हुआ है, गुच्ची का लगाया हुआ, अभी ये ओरिजिनल है या सेकंड कॉपी है पता नहीं, बट पूरा लाइन से भाई बहुत ही बड़ा मार्केट है यार ये। कुछ कपड़े तो काफ़ी अच्छे हैं, अराउंड जो मुझे समझ में आ रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का सबका प्राइसिंग टैग वगैरह लगा हुआ है। ये भी आई थिंक देखिए जैकेट है ये पूरा प्रॉपर 150, 1,50,000 वियतनामीज डोंग के आसपास का ये सारा टी शर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये वाले। एंड दिस जैकेट 450। बट पूरे इस मार्केट में ज़्यादातर जितने भी शॉप पे हैं सेलर, वो सारे मैक्सिमम आपको मेजॉरिटी में 95% लड़कियां देखने को मिलेंगी जो यहाँ पे सेल करती हैं। एक चीज़ तो अच्छी है पूरे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में, ये जब भी आप जाओगे आपको ये देखने को मिलेगा भाई कि यहाँ पे ये सारे लोग भाई स्टार्टिंग से ही, कम एज से ही भाई काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग, मेहनती बहुत होते हैं, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, यंग एज का हो, सब कोई आपको काम करते हुए ज़रूर दिखेंगे हर जगह। अभी देखिए यहाँ पे भी टी शर्ट्स आई थिंक लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, मोस्टली आई थिंक लड़कियों के लिए है क्या, अराउंड टैग इन्होंने लगाया हुआ है, देखिए सेल में है, तो 1,10,000 वियतनामीज डोंग के आसपास का आई थिंक ये वाला पीस है, प्राइस है। इस तरह से नाइकी के XL, XXL हर एक साइज़ में सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। कलेक्शन तो काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, एक चीज़ तो है। हाँ, इधर भी सारा टी शर्ट्स वगैरह है, अलग अलग सारे सेक्शंस लगे हुए हैं।
भाई मार्केट काफ़ी बड़ा भी है, पूरा भूल भुलैया जैसा है। अब इस तरफ पूरा सॉक्स, ये जो चप्पल वगैरह हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है पूरा जूते चप्पल से भरा हुआ है। और इस तरह के फ्लोटर्स वगैरह अगर आपको लेना है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ये देखिए क्रॉक्स सारे, तो ये काफ़ी अलग अलग वैरायटी के हैं, बच्चों के लिए हैं, जेंट्स के लिए भी हैं। इस तरह से जूते वगैरह भी हैं भाई यहाँ पे। मोस्टली तो सारा यहाँ पे आई थिंक सेकेंड है, जो सेकेंड कॉपी है वही या फर्स्ट कॉपी वही सारा आपको देखने को मिलेगा। इधर ये आप देखिए नाइकी वगैरह के भी जूते यहाँ पे लगे हुए हैं। सॉरी 500 okay हाँ 500, अच्छा। तो इसका उन्होंने प्राइस अराउंड 500 वियतनामीज डोंग के आसपास, यानी 5 लाख। ये जो जूता मैंने अभी आपको दिखाया, भाई इतना भीड़ है कि पैर रखने की जगह भी नहीं है, इतना रश है। মাকে বলে এদিকে যেতে, এদিকে আছে তোমার লেফটে। 엄마 집에서 안 볼게. भाई रश तो काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब अंदर अगर आप घुस जाओ और आपको अगर परचेसिंग करनी है तो ही आई थिंक आप यहाँ पे रुक पाओगे, वरना इतनी भीड़ है कि आप यहाँ पे रुक नहीं सकते हो। चारों तरफ फुल पैक है और आप देख सकते हो कि लोकल, टूरिस्ट, फॉरेनर, हर कोई यहाँ पे भाई शॉपिंग करने के लिए आता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट, वन ऑफ द क्रेजी, वन ऑफ द लोकल ऑथेंटिक मार्केट ऑफ दानांग वियतनाम का बोला जाता है, जहाँ पे आप लोकल तरीके से शॉपिंग वगैरह यहाँ पे आके कर सकते हो। सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, स्टॉल्स लगी हुई हैं, ऊपर इस तरह से पूरा शेड बना हुआ है। प्राइस वगैरह भी मैंने आपको भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपेयर करके बता दिया। नो 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 थैंक्स थैंक्स, नो नो थैंक यू। तो ये मुझे बोल रहे हैं कि आप ट्राई करो यहाँ पे। बाकी ये देखिए, ये कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको भाई यहाँ पे। हाउ मच इज़ द प्राइस फॉर दिस? 200 for two. दिस टू, Yeah. यानी 2 लाख वियतनामीज डोंग के आसपास, यानी लगभग 650 इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू हुई। तो ये सारे कुकीज़, Different. ओ डोरियन स्मॉल वन। अच्छा, तो ये देखिए डोरियन जो होता है ना, उसको भी इन्होंने Different jelly. या तो डोरियन का ये जेली इन्होंने पूरा पाउच बनाया हुआ है। और इधर भी काफ़ी मोस्टली आइटम्स आपको काफ़ी यहाँ पे ड्राई भी मिलेंगे। बाकी तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह में भी एक कैशो, जो काजू वगैरह हो गया, बादाम हो गया, बाकी ये मैकेडेमिया जो नट्स होता है ये है वो, और भी काफ़ी अलग अलग आइटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये डार्क चॉकलेट अराउंड 3.5 लाख के आसपास है वियतनामीज डोंग की करेंसी में। ये देखिए कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी की है यार। इसमें भी देखो, ये भी अराउंड 3.5 लाख वियतनामीज डोंग के आसपास है। तो भाई मार्केट में रौनक काफ़ी है, भीड़ भाड़ भी है, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। जिनको जो जो सामान परचेज़ करना है वो लोग यहाँ पे आके परचेज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली यार मैं यहाँ से जो नेक्स्ट 2 कंट्री ट्रैवल करने वाला हूँ, वो ऐसी कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे साथ लगेज का काफ़ी इशू है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे भाई परचेज़ कर भी नहीं रहा, क्योंकि मैं कैरी नहीं कर पाऊँगा। तो वो एक मेरे साथ प्रॉब्लम है। बट अगर आपको इस तरह से ये देखिए फ्रिज मैग्नेट वगैरह लेना है तो आई थिंक ये सारे अलग अलग क्वालिटी के आपको इसमें मिल जाएंगे। 35,000 वियतनामीज डोंग का ये आई थिंक ये वाला एक है इसमें। तो यार ये तो रहा मार्केट, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। और आपको जो चीज़ ख़रीदनी है अपने हिसाब से यहाँ पे भाई आप परचेसिंग कर सकते हो। बाकी वियतनाम कंट्री का मतलब मैंने आपको नहीं बताया। तो वियतनाम का जो मतलब होता है वो होता है एक्चुअली सदर्न वियट करके इसको बोलते हैं। तो वियट होता है लोगों का देश, एंड नाम को यहाँ पे सदर्न यानी साउथ करके बोला जाता है। तो इस वजह से सदर्न वियट यानी साउथ लोगों का देश, इस वजह से इसका नाम वियतनाम ऐसा पड़ा हुआ है, जो कि इसका मतलब होता है। बाकी वियतनाम, सेंट्रल वियतनाम में अभी हम लोग घूम रहे हैं, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम जो है वो हनोई यानी कैपिटल सिटी और ऊपर का जो माउंटेन एरिया है जो कि
चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वियतनाम कंट्री का जो मेन लैंड बॉर्डर है वो 3 कंट्री के साथ है। एक तो है चाइना जो कि नॉर्थ साइड ऑफ पड़ता है, हनोई के ऊपर वाला हिस्सा। दूसरा है यहाँ पे सेंट्रल साइड जहाँ पे अभी हम लोग हैं, जो कि लाओस के साथ शेयर करता है, और कंबोडिया। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसके साथ वियतनाम अपना बॉर्डर शेयर करता है। गाड़ियाँ आपको ऑलमोस्ट हर तरह की रंग बिरंगी कलरफुल सारी देखने को मिलेंगी। बट अच्छी चीज़ ये है क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ होती हैं, तो आपको गाड़ियों से धुआं निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये चीज़ एटलीस्ट अच्छी है। बट यहाँ पे काफ़ी लोग आपको स्मोकिंग करते हुए काफ़ी देखने को मिलेंगे। स्मोकिंग कल्चर है वियतनाम में अच्छा खासा भाई। और सामने देखिए मैरियट कंट्री यार्ड होटल, जो सामने बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है ये होटल है। आसपास में भी इस वाले हिस्से में भी अगर आपको रुकना है, कई ढेर सारे अच्छे होटल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं सारी लाइन से गोल्ड की शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे भाई सारे लोग पैसे वगैरह एक्सचेंज कराते हैं। वियतनाम में जो टूरिज़्म है वो काफ़ी अच्छा खासा बूम हुआ है। स्पेशली थाईलैंड कंट्री जब से थोड़ा सा कॉस्टली हुआ, उसकी करेंसी थोड़ी सी हाई हुई, तो जितने भी फॉरेनर हैं इवन यूरोपियन, वो वियतनाम कंट्री में मूव करना स्टार्ट किए। और अराउंड 2025 में जो प्रोजेक्टेड टूरिस्ट फुटफॉल था वियतनाम कंट्री के हिसाब से, उन्होंने 30 मिलियन के आसपास एक्सपेक्ट किया था, जिसमें से अराउंड 19 मिलियन लोग ऑलरेडी इंटरनेशनल अराइवल्स वियतनाम कंट्री के अंदर हो चुका है, जो कि एक बहुत ही लार्ज नंबर है। इतनी तो कई देश की पॉपुलेशन भी नहीं होगी जितना इस कंट्री को लोग विजिट करके गए हुए हैं। अराउंड 35 बिलियन US$ का रेवेन्यू वियतनाम कंट्री ने सिर्फ टूरिज़्म से जनरेट किया हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैक्सिमम इसमें जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो सारा जापान या और कोरिया, स्पेशली साउथ कोरिया और चाइना के टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। हेलो हेलो, Hi. हाय हाय, हाउ आर यू? Good. Good. Masa? नो थैंक्स, आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड। See you later. ओह थैंक यू थैंक यू। कितनी क्यूट क्यूट से हैं यार इन लोगों के कैप, जो वियतनामीज कैप होती है उसमें देखिए वियतनाम लिखा भी हुआ है। ये बहुत ही प्यारा है। और इस तरह से ये बाकी अगर आपको आई थिंक फुट मसाज और बाकी की चीज़ें यहाँ पे करानी है तो ये सारे इनके मेनू डिस्प्ले में लगा हुआ है, जो कि आप जाके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो कई ढेर सारे यहाँ पे आपको इस तरह से मसाज पार्लर वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आपको कराना है। हाय हाय हाय, कितने क्यूट क्यूट से हैं यार प्यार से। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Tuyen. Tuyan. Yes. And my you? name is Q. Q. Yes. Nice to meet you. Yeah, my name is Q. And I am reception in the Bam Spa. You can check the menu Bam Spa. Oh, this one. This one. You can see this Bam Spa. Oh, this one. Pam Spa. Yes. तो पैम स्पा के ये लोग रिसेप्शनिस्ट हैं। कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं यार। Yuri. अच्छा, नूरी ने भी अपना, सॉरी, Yuri. Mango free, coffee free. Masa 1 hour 200. अरे लग रहा है डोगो डोगो। ये क्या बोल रहे हैं यार। तो ये सारे हैं एक्चुअली, इन लोगों का एक्चुअली अलग अलग काउंटर्स है जहाँ पे ये लोग ऑफिस में अपने लोग बुलाते हैं। या मी जस्ट वॉक अराउंड, चेक अराउंड, देन विल कम लेटर्स। तो ये सारे क्यूट क्यूट से हैं बहुत। थैंक्स। तो मसाज का भी कल्चर यहाँ पे काफ़ी है यार भाई। यहाँ पे गाड़ियाँ ये देखिए, इस तरह से काफ़ी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी गाड़ियाँ भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी, रंग बिरंगी। तो ये सारा एक्चुअली पूरा टूरिस्टिक एरिया है। कई ढेर सारे यहाँ पे आपको इस तरह से मसाज पार्लर और कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने के कई आउटलेट्स, वो सारा देखने को मिलेगा भाई। ये वॉक करते करते बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये चर्च देखने को मिला। चलो फटाफट, आई थिंक अभी खाली है, हम क्रॉस हो लेते हैं। वाह यार, आई थिंक यहाँ पे कोई तो इवेंट्स चल रहा है। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा चर्च है। और यहाँ पे सारे टूरिस्ट वगैरह जो हैं, लोकल्स हैं, वो सारे यहाँ पे भाई घूमने टहलने आए हुए हैं। वाह, काफ़ी कलरफुल रंगीन माहौल है यार यहाँ पे, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने शायद आपको भी बताया भी कि जो सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है वियतनाम कंट्री के अंदर वो है कैथोलिज्म, जो अराउंड 7 से 9 मिलियन के आसपास की पूरी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करती है। तो इस वजह से थोड़े से आपको कई तरह के इस तरह के चर्च भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे भाई वियतनाम कंट्री अपने आप में काफ़ी वाइब्रेंट और कलरफुल भी मानी जाती है।
तो इस वजह से आपको बिल्डिंगें भी यहाँ पे काफ़ी यूनिक तरह की देखने को मिलेंगी। और उनमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप देखिए, सामने वाले में जैसे ग्रीन है, बाजू वाले में पिंक है, तो पिंक पूरी बिल्डिंग है। और नीचे शॉप का अगर नाम देखोगे तो उसमें लिखा भी हुआ है पिंक स्पा। तो पूरा बिल्डिंग इस तरह से पूरा कलर कॉम्बिनेशन, उसके बाजू में थोड़ा सा येलोइश कलर है, फिर एक अलग कलर आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस बिल्डिंग के पीछे यानी चर्च के जस्ट पीछे जो यहाँ का बैंक है एक वियतनाम का, वियट एन बैंक करके लिखा हुआ है। आई थिंक ये उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है पूरा। सामने भी एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, सामने वाली जो दिख रही है। ये सामने आपको जो अंकल जी लोग दिख रहे हैं, जो ये रिक्शा है, ये एक्चुअली आपको होई एन टाउन में काफ़ी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी तो मैं वहाँ पे नहीं लेके जा रहा हूँ, बट यहाँ पे ये लोग आपको बैठा के हाथ से ये खींचते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है और आई थिंक क्योंकि ये टूरिस्टिक एरिया है तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। भाई टू व्हीलर का क्रेज़ देखो आप वियतनाम कंट्री के अंदर। स्कूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे होंडा या टीवीएस की गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी। ब्रांड भी यहाँ पे होंडा की देखिए दिख रही है, और भी अलग अलग ब्रांड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरे शहर में अब जाके मुझे एक बस स्टैंड यहाँ पे दिखा। तो ये है वियतनाम कंट्री के दानांग शहर का पब्लिक बस स्टॉप, जहाँ पे लोग अपनी बसों का इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल अभी तक मुझे कोई भी एक भी पब्लिक बस यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आया है। तो अभी इनके इस शहर के अंदर गलियों से मैं गुज़र रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करना कि कहीं पे भी आपको यार उस तरह से जो जैसे मोस्टली नाली वगैरह होता है, गटर वगैरह वो ओपन होता है, बट यहाँ पे ये सब कल्चर नहीं देखने को मिलता। मतलब ये नहीं समझ में आता कि इनकी जो नालियाँ हैं, इनके जो सीवर का पानी है, जो ड्रेनेज वगैरह है, वो कहाँ से निकलता होगा, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, ये देखिए रास्ते यहाँ पे जो सड़क के किनारे हैं, जैसे ये सब अगर हैं भी तो ये प्रॉपर नीचे क्लोज्ड होते हैं। मतलब ना किसी को गिरने की दिक्कत, ना किसी को इस चीज़ का टेंशन है कि भाई कहीं गड्ढे में गिर ना जाएं। ये चीज़ नहीं समझ आती कि भाई इनके यहाँ पे जो साफ़ सफाई है, हाइजीन लेवल है, वो कैसे ये लोग मेंटेन कर लेते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे भी है, 100 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है देश के अंदर, उसके बावजूद भी साफ़ सफाई, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी ये लोग कैसे मेंटेन कर लेते हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं अपने देश के अंदर, और डिसिप्लिन में हैं। आप सोचिए, मैं अभी 2 से 3 बार जहाँ अलग अलग कैफ़े में बैठा हूँ, हर जगह मैं टॉयलेट वगैरह जब यूज़ करने गया, अपना ये बैग, छोटा वाला बैकपैक ऐसे ही छोड़ के, जिसमें वॉलेट भी था और मेरा पासपोर्ट भी था, मैं ऐसे ही वॉशरूम में गया आया, किसी ने भी मेरा कुछ छुआ नहीं। तो ये सब है भाई सेफ्टी सिक्योरिटी इन कंट्रीज़ के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट लेवल देखने को मिलता है ये सब एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा भी हुआ है कि स्टार्ट क्रॉसिंग, डू नॉट क्रॉस, प्रॉपर इसका मेंशन है। तो अभी फ़िलहाल ये जेब्रा क्रॉसिंग काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे क्योंकि वैसे तो मेंशन नहीं था अभी क्रॉस करने के लिए, बट ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ये लोग क्रॉस कर रहे थे तो इन्हीं के साथ मैं भी आ गया। फ़िलहाल यहाँ पे साइन है कि कब क्रॉस करना है और कब क्रॉस नहीं करना है, तो ये सब बाकायदा यहाँ पे भाई मेंशन है। फ़िलहाल जो भी पहला इंप्रेशन है दानांग शहर का, बहुत ही अच्छा लगा। शहर काफ़ी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेफ़ लगा पूरा। अभी तक वियतनाम जितना भी मैं ट्रैवल किया हूँ, कहीं पे भी वो टूरिस्ट स्कैम वाला भी फील ज़रा भी नहीं आए, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में होने के बावजूद भी। और थोड़ा सा टैक्सी वाले जो जैसे एयरपोर्ट वगैरह से जब आप निकलोगे वो थोड़ा सा आपको फेयर ज़्यादा लगेगा, बट अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रैब, इनड्राइव ये सब यूज़ करते हो तो इन सब में भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जेन्युइन फेयर होता है वही लगेगा। खाने पीने के भी जो रेट हैं हर जगह प्रॉपर नॉर्मल, इनके जो लोकल लोगों के प्राइस हैं वही सेम प्राइस आपको मेनू में, इवन अगर आप टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स हैं, सेम प्राइस आपको पे करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पे करने। तो ये सब प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वियतनाम कंट्री के अंदर वैसे अराउंड 88 बिग सिटीज़ मिला के पूरा वियतनाम बना हुआ है। और ये देखिए इस तरह से क्रॉसिंग होती है भाई यहाँ पे। तो ये है डिसिप्लिन, ये है रूल, ये है रेगुलेशन, जो बाहर के देशों में आने पे आपको देखने को मिलता है भाई, लोग किस तरह से फॉलो करते हैं। और ये है बाइक वालों का जलवा। वियतनाम कंट्री को सिटी ऑफ बाइक कंट्री के भी नाम से भी रिफ़र किया जाता है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे टू व्हीलर फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी इन वाले हिस्सों में आपको जो मकान वगैरह हैं, ऊपर तो हाई स्काई स्क्रैपर्स, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी इन सब वालों हिस्सों में।
आपको इस तरह से मकान और जो बिल्डिंग हैं, इमारत हैं, वो सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में पूरा, क्योंकि ये सब टूरिस्टिक एरिया है, तो इस वजह से ये सारे आई थिंक जो ताड़ के पेड़ होते हैं वो सब इन्होंने प्लांट किया हुआ है। प्रॉपर बीच बीच में कई आपको पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सिटी के साथ ही साथ जो वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, उसको भी प्रॉपर मेंटेन किया गया है। ये जो आप रिवर देख रहे हो इसको बोलते हैं हार रिवर, जो कि अराउंड 9.8 किलोमीटर के आसपास का पूरा ये रिवर लेंथ बोलाता है। सामने है पॉपुलर ड्रैगन ब्रिज, जो ड्रैगन टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ी देर बाद नाइट व्यू जो इसका है वो बहुत ही प्यारा होता है, तो नाइट में मैं आपको दिखाऊंगा। दानांग शहर को सिटी ऑफ ब्रिज भी बोला जाता है, क्योंकि कई ढेर सारे आपको इस तरह से ब्रिज देखने को मिलेंगे ड्यू टू हार रिवर। एक सामने ब्रिज है, एक इस तरफ ब्रिज आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो और ब्रिज मिलेगा। और पूरा दानांग शहर ना इस तरह से 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार रिवर की वजह से। तो कुछ हार रिवर के इस साइड का हिस्सा है जो कि मेन सिटी सेंटर डाउनटाउन वाला हिस्सा बोला जाता है, और वहीं जो ये सामने वाला हिस्सा पूरा आपको दिख रहा है ये सी साइड हिस्सा बोला जाता है। यानी इन बिल्डिंगों के पीछे अगर मैं आपको लेके चलूँगा तो पूरा समुंदर आ जाएगा। एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे पूरे मेरे ट्रैवल सीरीज़ के दौरान कि ये सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये लोग यार ना अपने पूरे शहर को जो डिज़ाइन करते हैं बहुत ही स्ट्रक्चर वे में करते हैं। यानी रोड के लिए गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर हैं उनके चलने का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, फिर 2 व्हीलर का अलग होता है, चलने के लिए वॉक करने वालों के लिए देखिए जहाँ पे प्रॉपर लोग चल के वॉक कर सकते हो। तो कितना अच्छा है। और ये नहीं कि सिर्फ एक साइड बना हुआ है, इस साइड भी देखो और शॉप के उस साइड भी आप देखो। फिलहाल क्योंकि ये पूरा मेन सिटी सेंटर है तो थोड़ा सा आपको दुकानें जो हैं, बिल्डिंगें हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, होटल हैं, वो थोड़ा सा रोड के काफ़ी करीब नज़र आएंगे। बट उसके बावजूद भी आप देखिए, ये देखिए पूरा ग्रीनरी वगैरह कैसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये सामने भी ब्रिलियंट होटल करके है, काफ़ी बड़ा ये होटल है, हैप्पी डे करके है। भाई दानांग शहर में आपको काफ़ी सस्ते सस्ते हॉस्टल, अपार्टमेंट्स, होटल, एयरबीएनबी, सारे वो स्टे के ऑप्शन आपको भाई मिल जाएंगे। तो रहने का कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ईजी है। खाने की दिक्कत खैर इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्पेशली अगर वेजिटेरियन है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वेजिटेरियन अगर आपको खाना है तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट में जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप फ्रूट्स वगैरह से काम चला सकते हैं तो वो अच्छा है। यहाँ पे वियतनाम कंट्री में अगर आप कैश से पेमेंट करते हो तो ठीक है, बट अगर आप अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहोगे तो यहाँ पे ये लोग कार्ड की वजह से अराउंड 3 से 4% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। मैंने अपने होटल का जो पेमेंट किया कार्ड से किया तो वहाँ पे मुझसे 4% एक्स्ट्रा मांगा गया। रेस्टोरेंट में जहाँ जहाँ मैं खाना खाया हूँ, कार्ड से पेमेंट किया हूँ, हर जगह वहाँ पे मुझसे 3 से 4% एक्स्ट्रा मांगा गया। अगर आपको 3 से 4% से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने पास कैश निकाल के रखना। तो यार अब बात कर लेते हैं वियतनाम कंट्री के जियोग्राफी की। तो वियतनाम कंट्री का अगर आप गूगल में मैप देखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का आपको मैप देखने को मिलेगा। पूरा एस शेप में इस कंट्री का मैप आप देखोगे। अराउंड 1650 किलोमीटर लंबा यानी लेंथ और 50 किलोमीटर चौड़ा इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से दुनिया में शायद ही कोई ऐसे देश हो जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो इतनी पतली आपको देखने को मिलेगी। My God guys, unbelievable! Welcome to Vietnam, 16th most populous country in the world। 101 मिलियन की पॉपुलेशन होल्ड करने वाला ये वियतनाम देश, जो कि दुनिया के 14th 100+ मिलियन की पॉपुलेशन को होल्ड करने वाला देश बोला जाता है। उसके दानांग शहर 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम में आप सबका वेलकम, स्वागत करता हूँ गाइस। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस इस वियतनाम कंट्री से मुझे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग बाइक को यहाँ पे यूज़ करते हैं वो अपने आप में अनकाउंटेबल, अनबिटेबल बोला जाता है। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इस चौराहे की, पूरे दानांग सिटी का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट, मोस्ट क्राउडेड, मोस्ट हैपनिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड, एक दिन में लाखों लोगों को ट्रांसफ़र किए जाने वाला ये चौराहा बोला जाता है, जहाँ पे कुछ सेकेंड्स और मिनट के अंदर कई हज़ार के नंबर्स में बाइक एक जगह से दूसरे जगह क्रॉस हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, इस तरफ सारी ये बाइक लाइन से खड़ी हुई हैं और इधर आप देखिए बाइक की फ्रीक्वेंसी, एक तरफ से आने वालों की बाइक की फ्रीक्वेंसी, सामने वहाँ पे रेड लाइट हुआ है तो उस तरफ भी सारी बाइक की फ्रीक्वेंसी।
तो इस तरह से इसको वन ऑफ द क्रेजिएस्ट सिटी, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर के हिसाब से वियतनाम को कंसिडर किया जाता है। और वो लिटरली आप इस कंट्री में जब आएंगे तो आप देख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर कई हज़ार बाइक एक जगह से मूव हो जाया करती हैं। इस तरह का क्रेज है बाइक को लेके वियतनाम कंट्री के अंदर। किसी देश की पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का जो अपना एक कॉन्फिडेंस है, वो अगर आपको देखना है तो आप वियतनाम कंट्री से देखिए। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 101 मिलियन से ज़्यादा का पॉपुलेशन होल्ड करने वाला ये देश, जो कि कंट्री ऑफ बाइक्स के नाम से रिफ़र किया जाता है, जहाँ पे 1 मिनट के अंदर इस चौराहे पे कई हज़ार टू व्हीलर्स मूव की जा सकती हैं। और ये लाइव आपको दिख भी रहा होगा। उसके बावजूद किसी भी गाड़ी से आपको धुआं निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, रूल्स रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का जो इनका तरीका है वो पूरा सरप्राइज करके रखा हुआ है। आप नोटिस करिए कि कहीं पे भी यहाँ पे एक भी ट्रैफिक पुलिस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उसके बावजूद ये लोग कैसे सारे के सारे लोग, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हर कोई लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हुआ नज़र आएगा। सामने देखिए, जैसे रेड लाइट हुई तो रुक गए। अभी रेड लाइट हुई है तो ये सारे लोग रुके हुए हैं। ग्रीन लाइट हुई है तो ये सारे लोग इधर से क्रॉस हो रहे हैं। सामने देखिए, इधर से इस तरफ आने वालों के लिए रेड लाइट है तो प्रॉपर रुके हुए हैं। और सबसे अच्छी बात कि जहाँ पे इनका रेड लाइट या ग्रीन लाइट का सिग्नल होता है, उस सिग्नल के पीछे ये लोग खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि सिग्नल के थोड़ा सा आगे जाके खड़े हो गए, जैसे मोस्टली हम लोग कई बार किया करते हैं। बट वो सारी चीज़ें भाई इन कंट्रीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो यार वो सारे लोग जो लोग हमेशा से पॉपुलेशन को दोष देते आए हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से साफ़ सफाई नहीं हो सकती, लोगों को रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता और चीज़ें ध्यान में नहीं रखी जा सकती, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस तरह के कंट्रीज़, वियतनाम कंट्री जो कि मोर देन 100 मिलियन की पॉपुलेशन को होल्ड करता है, और वो अपने यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक रूल को फॉलो कर सकता है, हाइजीन को मेंटेन कर सकता है, साफ़ सफाई रख सकता है, बिना ट्रैफिक पुलिस के भी अपने ट्रांसपोर्ट को, अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। तो यार दुनिया के बाकी जो देश हैं वो ये सारा काम क्यों नहीं कर सकते? वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग होती है यार, जब भी आप इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीज़ जिनकी जीडीपी आई थिंक दुनिया के कई कंट्रीज़ की जीडीपी से बहुत ज़्यादा कम होगी, उसके बावजूद भी जिस तरह से ये लोग प्रॉपर मैनर के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने कंट्री को प्यार करते हैं, अपने कंट्री को साफ़ रखते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर पूरे अपने शहर को मैनेज करते हैं, वो अपने आप में एक बिग सैल्यूट बनता है यार। तो यार अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शॉर्ट एंड क्रिस्प वियतनाम की हिस्ट्री को लेके। तो वियतनाम का जो सबसे पहला अराइवल बोला जाता है, यानी जो सबसे पहली सभ्यता वियतनाम कंट्री के अंदर थी, उसको वैन लैंग करके बोला जाता है। और इस वैन लैंग सभ्यता के बाद यू लैक करके एक राज्य बना, और इस राज्य में रहने वाले जो लोग थे उनको वियट या यू करके बोला जाता था, और इसी के नाम पे, यानी इन लोगों के नाम पे ही वियतनाम कंट्री का नाम पड़ा हुआ है। इसके बाद अराउंड 1000 साल तक चीन का यहाँ पे कब्ज़ा रहा और हान डायनेस्टी करके यहाँ पे रूल की। फिर इसके बाद और भी कई अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया, और फिर बाद में टाइम आता है फ्रेंच के लोगों का, यानी फ्रेंच का अराइवल होता है वियतनाम कंट्री में। और अराउंड 1858 से लेके 1945 तक फ्रेंच लोगों ने यहाँ पे रूल किया। 1858 वो पहला टाइम था जब फ्रेंच ने इसी दानांग शहर से अपने रूलिंग को स्टार्ट किया, और जैसे जितने भी ये यूरोपियन पावर रहे हुए हैं राज करते वक्त, उनका जो सबसे मेन मोटो हुआ करता था कि देश के अंदर कब्जा करके वहाँ का जो आर्थिक शोषण वो करना स्टार्ट किया। तो वियतनाम कंट्री शुरू से ही काफ़ी एग्रीकल्चर रिच मानी जाती है, तो यहाँ पे भी जितने भी एग्रीकल्चर के चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी उन पे अपना कब्ज़ा किया, और साथ ही कैथोलिक मिशनरी को बढ़ावा देना और फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना फ्रेंच लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया।
बट इसी बीच में जब फ्रांस यहाँ पे रूल कर रहा था तो 1940 से 1945 के बीच, यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तो जापानीज़ लोगों ने भी यहाँ पे कब्जा किया और अराउंड 4 से 5 साल के आसपास वो यहाँ पे रूल किए। और 1945 में वियतनाम ने अपने आप को इंडिपेंडेंस के लिए घोषित किया। तो भाई ये पूरा जो ड्रैगन ब्रिज है, मैं ड्रैगन ब्रिज के उस साइड था और पूरा वॉक करके अभी मैं ड्रैगन ब्रिज के इस साइड आ चुका हूँ। तो ये सामने है नाइट मार्केट। तो अभी आई थिंक बारिश होने वाली है, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा सा कहीं पे शेड लेता हूँ। तो यार इस तरह से वियतनाम कंट्री के अंदर सबसे पहले तो चाइना ने रूल किया, चाइना के बाद यहाँ पे फ्रांस का दबदबा रहा और वापस से जापान, ये सारे तीनों लोगों ने यहाँ पे राज किया। और इसके बाद जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिल भी गई तो उसके बाद यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जैसे यूजली हर कंट्री के अंदर होता है। तो सिविल वॉर की वजह से यहाँ पे वियतनाम 2 हिस्सों में बटा ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। और ये अराउंड कई साल तक सिविल वॉर यहाँ पे चलता रहा और बाद में अराउंड 1976 के आसपास दोनों नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम मिल के एक कंट्री बनते हैं प्रॉपर वियतनाम, जिसको सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का नाम दिया गया। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट एंड क्रिस्प हिस्ट्री जो वियतनाम कंट्री की है, जिसकी वजह से वियतनाम कंट्री के अंदर आपको जापानीज़ इन्फ्लुएंस, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस और फ्रेंच इन्फ्लुएंस तीनों देखने को मिलेगा। चल के अपने होटल में थोड़ा सा आराम करता हूँ और शाम के टाइम पे निकल के वापस से इस पूरे खूबसूरत से नाइट मार्केट को और यहाँ का जो नाइट लाइफ है और दानांग शहर रात में कैसा दिखता है वो सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।